हेलो स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्काइल ग्रुप्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले आपने कार्बन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया है कि कार्बन किस तरह से पाया जाता है कंबाइंड और फ्री स्टेट के अंदर। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है अपनी फ्री स्टेट में, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर फ्लोरीन। और कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक चेन में जुड़ सकता है। एक कार्बन, 2, 3, 4 इस तरह से कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में भी जुड़ सकता है। कार्बन आगे पीछे कैसे भी होकर जुड़ सकता है, अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इसके पास बॉन्ड यानी कि जोड़ या जॉइंट बनाने की टेंडेंसी होती है। तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है और दूसरे किसी अदर एटम के साथ भी जुड़ सकता है। मोस्टली हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है जो एज ए फ्यूल यूज़ हो रहे हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो हम इससे पहले एल्कीन और एल्काइन के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि क्या होते हैं ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो एक नए ग्रुप की फॉर्मेशन होती है एंड दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसे एक हाइड्रोकार्बन कहेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। लेकिन अगर इस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो इसकी एक वैलेंसी बच जाती है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाता है। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से इसने 3 बॉन्ड शेयर किए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और चौथा इसका वैकेंट हो जाता है। तब इसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। और जैसे ही हमने एल्केन के अंदर नोमेनक्लेचर किया था, ऐसे ही एल्काइल के अंदर नोमेनक्लेचर होगा। मीथेन से बन जाएगा मिथाइल। इथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो बन जाएगा इथाइल। आपको वाइल लगा देना है। ईथ मीथ ये सेम रहने वाले हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे कि ईथ मीथ कब यूज़ किए जाते हैं। नाउ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जब कार्बन एक साइकिल के अंदर जुड़ जाते हैं तो उसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन है, इट मीन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहेगी। तो नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर उनके नाम दिए जाते हैं। तो अभी आप इतना देख लीजिए कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन एक साइकिल के अंदर जुड़े होते हैं। ये शेप कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। तो उसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या जिसे हम नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। इसमें ये रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर हमें क्या प्रीफिक्स या क्या सफिक्स लगाना है उसके बॉन्ड के ऊपर। तो जो मीथ, ईथ, प्रोप अब तक हम यूज़ करते आए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये नाम सुनते आए हैं, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। ये रूल्स बनाने का काम करती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने का काम करती है, जो कि वर्ल्ड वाइड नॉन होते हैं। पूरी दुनिया में इन कार्बन कंपाउंड्स को इसी नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम इनके अलग अलग हो सकते हैं, कंट्री वाइज अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे कि घर में किसी बच्चे का नाम है चिंटू, स्कूल के अंदर हो सकता है उसका नाम कुछ और हो। इसी तरह से IUPAC नेम होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड या बुक के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, जिन्हें हर जगह एक ही नाम से जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है। जो भी कोई नया कार्बन कंपाउंड डिस्कवर होता है उसका नोमेनक्लेचर करने का काम ये यूनियन करती है, ये IUPAC करता है। तो इस IUPAC नोमेनक्लेचर में हम नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से नाम बनाए जाते हैं उनके। फिलहाल हम 10 कार्बन एटम्स तक की ही बात करेंगे कि अगर एक कंपाउंड के अंदर 10 कार्बन एटम है तो उनका नाम किस तरह से लिया जाएगा। वैसे तो आगे भी होते हैं बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 तक ही सफिशिएंट है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, या कितनी भी हाइड्रोजन है उसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ कार्बन एटम्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर एक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स, 2 चीज़ें मिलकर एक वर्ड बनाती है। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड में पहले लगता है, सफिक्स उसके बाद लगता है। तो एक कार्बन होगा, प्रीफिक्स यूज होगा मीथ। 2 कार्बन होंगे तो ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक।
इन प्रीफिक्सेस का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर। जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से प्रीफिक्स यूज़ होंगे। अब ये कार्बन एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे कार्बन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। 3 ही कार्बन, एक कार्बन 3 एटम इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ, चारों शेयर नहीं करता, ये सिर्फ 3 तक करता है। तो इन 3 शेयरिंग के ऊपर बॉन्ड्स बनते हैं। एक का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर भी हम देखेंगे कि सफिक्स दिए गए हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगते हैं, सफिक्स जो वर्ड में बाद में लगते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो, हमें सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो करना है, 2 कार्बन के बीच में एक लाइन, तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, इट मीन ये एक एल्केन है। उसके लिए हमें सफिक्स यूज़ करना है ANE, एन, जो कि एल्केन से लिया गया है, ANE। डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो इसके लिए ENE, एल्कीन से लिया गया है ये, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन से लिया गया है, YNE। हम इनका यूज़ करेंगे। अब इन्हीं के बेस पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हम एल्केन का लिखते हैं फर्स्ट मेंबर, एल्केन के अंदर पहला मेंबर क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर उसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके दिखाया जाता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। एक कार्बन है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा CH4। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CH4 लिखते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और इसका IUPAC नेम होगा मीथेन, जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स के मेल से बना है। एक कार्बन है तो इसके लिए मीथ का यूज़ हुआ, METH, और दूसरा कोई कार्बन नहीं है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की झंझट ही खत्म। जब भी एक कार्बन होगा तो सिंगल बॉन्ड में ही काउंट किया जाएगा, और ANE इसमें सफिक्स लगेगा, एल्केन का ANE। सेकेंड मेंबर इसका देखें, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो भी हम देखते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं देखना होता। जो एल्कीन और एल्काइन के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में देखने हैं हमेशा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और आपको ये स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमें हाइड्रोजन को अटैच करना है। एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुआ है तो बचे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें हाइड्रोजन के साथ शेयर करने, यानी 3 लाइनें लगाकर 3 हाइड्रोजन उस पर लगा देने हैं हर एक कार्बन पर, ताकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर दिखाई दे। अगर हमने ये हाइड्रोजन नहीं लगाया तो ये स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, हमें फ्री नहीं छोड़ना, उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करनी। इसका फॉर्मूला बनेगा C2, 2 कार्बन है तो C2, टोटल 6, यहाँ पर हाइड्रोजन है H6। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन उससे डबल प्लस 2 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे डबल में 2 ऐड करके हाइड्रोजन होंगे। ये जर्नल फार्मूला से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जा सकता है, उसका नेम होगा इथेन। अब चलते हैं एल्कीन की तरफ। एल्कीन का ये फर्स्ट मेंबर है। एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन होते हैं। एल्कीन में तो एक ही कार्बन से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन एल्कीन में 2 होती है, 2 कार्बन से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि एल्कीन के लिए कंडीशन है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो ही उसे एल्कीन कहेंगे, और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, तो इट मीन कार्बन का 2 होना मस्ट है, 2 कार्बन कम से कम रिक्वायर्ड हैं इसके फर्स्ट मेंबर के लिए, एल्कीन बनने के लिए। डबल बॉन्ड लगाया तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास, तो 2 हाइड्रोजन हमने अटैच कर दी। फॉर्मूला बनेगा C2, 2 कार्बन है C2, टोटल हाइड्रोजन 4 है H4, और इसका नाम बनेगा IUPAC नाम, 2 कार्बन होने की वजह से ईथ और डबल बॉन्डिंग की वजह से ईन। और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है ये आप इसके जर्नल फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते हो। जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, ये एल्कीन का होता है,
CnH2n। यहाँ पर n फॉर नंबर ऑफ कार्बन, जितने हम रखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम कार्बन रखते हैं 3, तो C3 हमने रखा, तो हाइड्रोजन कितने होंगे हम इस फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। n की जगह यहाँ पर हमने 3 रखा है तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 रखने से यहाँ पर हो जाएंगे 6, C3H6 बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट। ऐसे अगर हमें पता नहीं है कि कितने हाइड्रोजन होंगे, कार्बन का पता है सिर्फ कार्बन 7 होने वाले हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, 7 2 जा 14 H। इस तरह से हम मोलिकुलर फॉर्मूला बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला की हेल्प से। इसका नेक्स्ट मेंबर होगा, सेकंड मेंबर होगा ये, इसमें 3 कार्बन होंगे और एल्कीन होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डबल बॉन्ड हो। पूरे कंपाउंड के अंदर किसी एक जगह भी डबल बॉन्ड होगा तो भी उसे एल्कीन ही कहेंगे। किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे एल्काइन कहेंगे, बाकी के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये तभी एल्कीन कहलाए हर जगह डबल बॉन्ड हो। एक जगह डबल बॉन्ड होने से भी ये एल्कीन कहलाता है। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंसी होती है, तो इस कार्बन ने अपनी 2 वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई की है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बचे 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन ने 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं, 2 इस कार्बन से 1 इस कार्बन से, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर हो जाएगा। इस कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस कार्बन से, तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएगी। तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से C3H काउंट कर सकते हो या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो CnH2n। जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन C3H6। अगर आपसे 18 का पूछे कि कार्बन 18 है तो एल्कीन में हाइड्रोजन कितने होंगे, 18 का डबल 36, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा C18H36। अभी फ़िलहाल इसके लिए C3H6 का नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोप 3 कार्बन के लिए और ENE डबल बॉन्ड के लिए। चलिए बात करते हैं एल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही देखा जाएगा, इसलिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। सिंगल कार्बन से हम एल्काइन नहीं बना सकते। एल्कीन और एल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन होंगे ही होंगे। 1 कार्बन है इसका मतलब वो एल्केन है। 1 कार्बन से कभी भी एल्कीन या एल्काइन नहीं बन सकता। ट्रिपल बॉन्ड होंगे यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, बचा 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा। दोनों कार्बन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से शेयर कर लिया है। फॉर्मूला बन जाएगा C2H2, जो कि एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला है, उससे लिया गया है। एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम, तो यहाँ पर 2 कार्बन अगर हैं तो डबल हो जाएंगे 4, 4 में से 2 गए 2, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। नेम होगा इसका ईथाइन, ईथ फॉर 2 कार्बन एंड YNE आइन। YNE को आइन बोलते हैं, ये होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इसका नेक्स्ट मेंबर होगा, हमने इन 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया। वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 भी नहीं होगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके। इस कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों हाइड्रोजन शेयर हो गए। अब इसका फॉर्मूला बनेगा C3 1 2 3 C3H4 1 2 3 4 हाइड्रोजन। अब इसको फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हो। n की जगह पर आप रखिए 3, यहाँ भी 3 रखोगे, 3 2 6 6 - 2 4, तो C3H4 बनेगा। इसका नेम होगा 3 कार्बन होने की वजह से प्रोप, और ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए YNE आइन, प्रोपाइन। नेक्स्ट मेंबर बनेगा इसी का, 1 कार्बन और ऐड कर देते हैं, तो टोटल 4 कार्बन हो गए यहाँ पर। अब इनकी वैलेंसी वैसे ही सेटिस्फाई करते हैं पहले की तरह। टोटल वैलेंसी सेटिस्फाई करने के बाद हाइड्रोजन बन गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी C4H6। फॉर्मूला से मैच करें तो n की जगह रखा 4, तो यहाँ भी 4 होगा, 4 2 8, 8 - 2 6, C4H6 ब्यूटाइन। ये इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, आइसोमर्स। आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ इस तरह से भी जुड़ सकता है। 4 कार्बन होंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बनेगा C4। अगर ये सैचुरेटेड है तो इस तरह से, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ जाइए कि जो मैंने लाइनें लगाई हैं उसकी उस तरफ हाइड्रोजन लगी हुई है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है C4H। एल्केन है तो इसका डबल +2,
H10, ये फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर अगर अलग हो जाए तो उसे हम कहते हैं आइसोमर। जैसे कि 3 कार्बन तो जुड़ जाए इस तरह, चौथा जुड़ जाए यहाँ पर, स्ट्रक्चर कुछ अलग हो गया। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको मैंने नोट्स के अंदर भेज दिए। तो इसका IUPAC नेम थोड़ा अलग हो जाएगा बट फॉर्मूला यही रहेगा C4H10। चाहे यहाँ पर आप हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख लो, इस पर 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस पर एक ही होगा क्योंकि इसने 1 2 3 3 पहले ही शेयर कर लिए, तो एक ही शेयर होगा। इसके 3 होंगे, इसके भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 + 3 + 3 + 1 टोटल 10 हाइड्रोजन होंगे। वही फॉर्मूला इसका, वही इसका। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग अलग, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। और आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 4 कार्बन हो, कम से कम 4 कार्बन होंगे तो ही आइसोमर बनेंगे। 3 कार्बन पर आइसोमर्स नहीं बनते। जैसे कि ये 3 कार्बन है, ऐसे हमने लिखा, इन 3 कार्बन से हम अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना के देखेंगे। लेकिन इसका अगर हम IUPAC नेम लें तो ये IUPAC नेम बिल्कुल सेम होगा जो ये है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन बन गई है। ब्रांच चेन बनती इस तरह से, तो ब्रांच चेन बनने के लिए 4 कार्बन कम से कम चाहिए होते हैं। यहाँ पर 3 है तो कोई ब्रांच चेन नहीं बनेगी, इसलिए आइसोमर्स नहीं बनेंगे। तो आइसोमर होने के लिए कंडीशन ये है कम से कम 4 कार्बन एटम हो, तब जाके आइसोमर्स बनेंगे। तो 4 कार्बन होने से पहला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है वो होता है ब्यूटेन, C4H10। अब उसका आइसोमर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता है। ये कार्बन हम नीचे भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच वाले पे ही लगाना है। तो इसको तो हम N-ब्यूटेन कहेंगे और इसको आइसोब्यूटेन कह देते हैं। और इसका IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम बनता है, सेकंड पर ये एल्काइल ग्रुप लग गया। आपने एल्काइल के बारे में पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए किसी एल्केन से। जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मान लीजिए रिमूव हो गई, तो ये फिलहाल जो पूरा कंपाउंड बना इसे बोलते हैं एल्काइल, और ये एक कार्बन होने की वजह से कहलाता है मिथाइल, मीथ फॉर 1 कार्बन। ऐसे 2 कार्बन होते और यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो, रिमूव हो जाए, तो ये भी एक एल्काइल ही है। पूरे इस फैमिली का नाम है एल्काइल, उसी के सिमिलर मेंबर है ना, इसलिए इनको एक ही फैमिली कहेंगे और इसका नाम है एल्काइल। और प्रॉपर इसका नाम लिया जाए तो प्रॉपर इसका IUPAC नेम होगा इथाइल, ETHYL, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, YL लगेगा एक हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से, और ये एल्काइल फैमिली का मेंबर होने की वजह से। तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल। 2 इसलिए क्योंकि किसी एक जगह से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से कर ले, यहाँ से हर बार 2 पर ही आता है ये मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। इसको अलग नाम देना है अभी। अगर 5 कार्बन हो तो 3 आइसोमर्स बन सकते हैं इस तरह से। होप यू हैव अंडरस्टैंड। आप प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ में आएंगे, वरना ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, एक ही सीक्वेंस के लिखिए बार बार। जैसे आपने एल्केन के स्टार्ट कर दिए तो एल्केन के 1 to 10 लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर एल्कीन के, फिर एल्काइन के, तो आप 1 to 10 से लिखोगे, उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक फॉर नाउ।